चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का ही चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अगर इससे पहले अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। ठीक, इसके डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। ठीक, इसमें मेनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ग्लोब क्या होता है और फिर उस पर खींची गई दो तरह की रेखाएं, एक समांतर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। ठीक, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। देख लेते हैं जो मेन पॉइंट है उस सब को हम समझते चलते हैं। वहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है या बन सकता है उस पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्या है ग्लोब? पृथ्वी का लघु रूप में एक क्या है, वास्तविक प्रतिरूप है। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का छोटा रूप में एक क्या है, वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोब कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, आकार में और प्रकार वो कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ग्लोब बड़े हो सकते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए नहीं जा सकते हैं। ठीक, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब भी हो सकते हैं। ठीक, गुब्बारे जैसे भी ग्लोब हो सकते हैं जिसमें हवा भरो और ग्लोब का वो क्या करेगा, रूप ले लेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ग्लोब पर जो है देश को, महादेश को तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक, ग्लोब पर क्या क्या दिखाया? देशों, महाद्वीपों, ठीक, देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। अब क्या है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना क्या है, कठिन है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कोई पॉइंट है उसकी स्थिति क्या होगी। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया है, दो तरह की रेखाएं खींची गई है। रेखा कहते हैं और एक रेखा को देशांतर रेखा, जिसकी सहायता से हम किसी जगह की स्थिति को बतला सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो है वो सारी चीज़ें हम लोग जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। क्या है, जब आप देखेंगे तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। वास्तव में पृथ्वी पे ऐसी कोई सुई है नहीं। अगर इसमें पिक्चर में अगर दिखाने का प्रयास किया जाए तो देख सकते हैं, ये जो सुई है ये जो एक है जिसके चारों तरफ क्या है, घूमने का है, ग्लोब घूमती है। ठीक, तो क्या है, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में क्या होती है, स्थित होती है, जिसको क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। अब ये जो सुई है, ठीक, इन सुई के दोनों बिंदु यानी कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के ये सुई गुजरती है, ठीक, जिनसे होकर के गुजरती है उसको क्या कहते हैं, उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। ठीक, यानी ऊपर वाले भाग में उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग में दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब ग्लोब के इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होता है, ग्लोब घुमाया जाता है। ठीक, पृथ्वी की भी गति किधर होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक, बाकी जितने भी ग्रह हैं सबकी गति क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पृथ्वी को लेकर के बाकी सारी जितनी भी ग्रह हैं सबकी गति पश्चिम से पूर्व की ओर है। लेकिन दो ग्रह कौन कौन, एक हो गया शुक्र और एक हो गया अरुण। ठीक, शुक्र और अरुण ये इसके विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक, बाकी जितनी ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर और दो ग्रह शुक्र और अरुण किधर से घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि निम्नलिखित में कौन ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में घूमती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है। ठीक, तो आंसर करेंगे शुक्र और
अरुण 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमने का मतलब हुआ कि क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज घूमना, ठीक। और तो शुक्र और अरुण, इसको लेकर के क्वेश्चन कौन आएगा, ये भी आ सकता है कि बतलाइए कि कौन वे 2 ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा कौन, शुक्र और अरुण। बाकी सारे जितने ग्रह हैं सब एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। आगे अब क्या है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। देख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। जैसे ये हमारा हो गया वृत्त, ये हो गया हमारा क्या, वृत्त। तो ये जो रेखा है डॉटेड डॉटेड अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि ये हो गया ऐसे और ये ऐसे, ठीक। 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। कौन रेखा, ये रेखा, ठीक। तो इस रेखा को कहते हैं हम लोग विषुवत वृत्त। इस रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। या फिर इसी रेखा को और हम किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक। अब भूमध्य रेखा, और अगर इसको डिग्री में दर्शाना हो तो 0 डिग्री अक्षांश इसको कहते हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर समझ लेते हैं। 2 तरह की रेखाएं खींची गई है स्थिति के निर्धारण के लिए। किस किस तरह से, ये पृथ्वी हुआ, ठीक। एक तो रेखा ऐसे खींची गई है, ये रहा, और दूसरी रेखा खींची गई है इस तरीके से, ठीक। तो ये जो रेड वाली रेखा है, रेड वाली लाइन, इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश, ठीक। और ये जो ब्लू वाली रेखा है इसको हम लोग कहते हैं देशांतर। इसको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, ठीक। तो जो ये बीचों बीच जो रेखा होगी जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटेगी, ऊपर और नीचे वाले, ठीक। तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या फिर विषुवत वृत्त कहते हैं, या फिर विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो कितने नाम हो गए, बहुत सारे नाम हो गए, ठीक। 0 डिग्री अक्षांश, या फिर विषुवत रेखा, या फिर भूमध्य रेखा कौन होती है, तो जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको कहते हैं। आगे तो इस रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। सेम चीज है, चूंकि वृत्त बनाता है, ये पूरा गोल करके एक वृत्त बनाता है, ठीक। तो इसलिए इसको वृत्त का नाम भी दे दिया जाता है। आगे क्या है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब इससे ऊपर वाले भाग को, इसको कहा जाता है उत्तरी भाग, ठीक। तो ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध। ये आधा का आधा भाग जो है, ये जो बना आधा गोला, ठीक, और फिर ये आधा गोला, तो ऊपर वाले भाग को यानी उत्तरी भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि दक्षिणी वाले भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। चीज क्लियर हुई, ये चीजें क्लियर हुई। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। 2 गोलार्ध में, गोलार्ध मतलब आधा आधा गोला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इस प्रकार विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बतलाने में क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक। किसी भी स्थान की
स्थिति बतलाने में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छा, विषुवत रेखा यानी कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो है, ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त क्या कहलाते हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। अब अक्षांश रेखाएं क्या कहलाते हैं, तो विषुवत वृत्त से लेकर के और ध्रुव तक, विषुवत वृत्त से लेकर के ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त क्या कहलाते हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती हैं या समांतर नहीं होती हैं। तो उसमें हो जाएगा कि हाँ समांतर होती है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। समानांतर मतलब क्या, उनके बीच की दूरी जो है क्या होती है, सेम होती है, समान होती है। ठीक, तो विषुवत वृत्त से लेकर के और ध्रुव तक, ये विषुवत वृत्त से लेकर के ध्रुव तक खींची गई समांतर रेखाएं क्या कहलाती है, हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है, अक्षांश को किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। आगे, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। ठीक, 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। अभी हमने बात की थी कि विषुवत रेखा को और किस नाम से जाना जाता है, तो 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अब यहाँ से जैसे कि ये खिंचाया, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लगभग यहाँ से लेकर के और उत्तरी ध्रुव तक 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश जो है दक्षिणी गोलार्ध में खींचे जाते हैं। 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में खींचे जाते हैं। वही चीज आगे है, आगे क्या है कि शून्य दर्शाती है और विषुवत वृत्त के दोनों तरफ जो है ध्रुवों के बीच की दूरी के चारों ओर वृत्त की 1/4, एक मिनट क्या है, विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर की वृत्त की 1/4 है। इसका क्या मतलब हुआ, इस चैप्टर में थोड़ा सा पिक्चर बनाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा। ठीक, बाद में चीज़ें जब समरी के रूप में बतलाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, क्या है कि कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, यानी कि ये रहा चारों ओर की दूरी। तो चारों ओर यहाँ से अगर हम इसमें मापे अगर डिग्री में, तो कितना डिग्री बनता है, एक वृत्ताकार पथ पे तो 360 डिग्री बनता है। ठीक, और अक्षांश रेखा कितना है, यहाँ से लेकर के और 90 डिग्री ऊपर खींचा जा सकता है, तो कितना हुआ 90। ठीक, तो कितना हुआ 90, तो 90 360 का 90 कितना परसेंट है, तो 1/4, जैसे 360 का 1/4, 4 से काटिए 9 चौक 36, यानी कि 90। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो है पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का क्या है, 1/4 है। चारों ओर के वृत्त में जब हम घूमेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक, और यहाँ ऊपर जा रहे हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तभी तो यहाँ 0 डिग्री अक्षांश, फिर 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांश तक जाते हैं। तो कितना हुआ, इसका 1/4 भाग है। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो क्या हुआ अब, तो ये हुआ हमारा विषुवत रेखा। ठीक, इससे 90 अक्षांश किधर होगा, 90 अक्षांश होंगे ऊपर और इससे 90 अक्षांश किधर होंगे, नीचे। 90 अक्षांश ऊपर और 90 अक्षांश नीचे। तो अगर पूछे कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, अक्षांशों की कुल संख्या, तो हम लोग कह देंगे 90 प्लस में 90 बराबर 90 प्लस में 90 और 1 हो गया हमारा विषुवत रेखा। तो 90 90 180 और हो गया 181। तो ये हो गई अक्षांशों की संख्या, लेकिन अक्षांशों की संख्या हो गई 181। इतना याद रखना है, क्या, ये 90 और प्लस में 1 ये। ठीक, तो अक्षांशों की संख्या हो गई 181, लेकिन अगर पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 2 अक्षांश घट जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि दोनों ध्रुव पर, अगर आप देख पा रहे हैं पिक्चर में,
तो दोनों ध्रुव पे जो है ये लास्ट वाला जो अक्षांश होगा वो क्या हो जाएगा, एक बिंदु जितना हो जाएगा, एक बिंदु जितना हो जाएगा। तो उत्तरी ध्रुव का एक बिंदु, उत्तरी ध्रुव का एक बिंदु और दक्षिणी ध्रुव का एक बिंदु, तो दोनों ध्रुव के एक एक बिंदु को हटाने पे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 घटा दीजिए। 181 में से 181 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 179। ठीक, तो अक्षांशों की संख्या पूछे तो 181, अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 179। यहां से चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इसी प्रकार विषुवत-वृत्त के उत्तर सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश का, अच्छा हाँ, अब क्या हुआ यहां पे कि ये था हमारा, ठीक, ये था हमारा भूमध्य रेखा। अब इसके उत्तर के 90 अक्षांश क्या कहलाएंगे, उत्तरी ध्रुव के अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। और इसके दक्षिण के 90 अक्षांश क्या कहलाएंगे, दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। ठीक, ये चीजें हैं। अब आगे क्या है, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी उत्तर दिशा में यानी उत्तर और दक्षिण भी लिखा जाता है। यानी कि अगर ये हमारा भूमध्य रेखा है तो इसके आगे अगर हम लिख रहे हैं 23.5 डिग्री इधर का पढ़ रहे हैं तो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश लिखना पड़ेगा। ठीक, और इधर का अगर पढ़ रहे हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश लिखना पड़ेगा। ठीक, ये चीज। आगे क्या है, इसे सामान्यतः उत्तर और दक्षिण अक्षर से क्या कर दिया जाता है, व्यक्त कर दिया जाता है। ठीक, एक एग्जाम्पल दिया है जैसे कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में एक है जगह बेलो होरिज़ोंटो, बेलो होरिज़ोंटो, दोनों के ही दोनों क्या हैं, 20 डिग्री अक्षांश पे हैं, 20 डिग्री अक्षांश पे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और ब्राजील के बेलो होरिज़ोंटो दोनों 20 डिग्री पे हैं, लेकिन महाराष्ट्र 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और ब्राजील का जो है बेलो होरिज़ोंटो ये 20 डिग्री क्या है, दक्षिणी अक्षांश में है। ठीक, तो ये चीजें थी। आगे यही चीज है कि दक्षिणी अक्षांश में स्थित है और ये जो है चंद्रपुर उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब महत्वपूर्ण अक्षांश, अब चूंकि हमने क्या बात की कि ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा और इसके 90 इधर अक्षांश, 90 इधर अक्षांश, तो क्या इतने अक्षांश पढ़ने हैं, तो इतने अक्षांश हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। ठीक, हम लोगों को 3-4 अक्षांश है जो कि पढ़ने हैं। कौन कौन है सो देख लेते हैं। अब अगर इस पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये हो गया हमारा क्या, विषुवत-वृत्त यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। इससे 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो है, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस अक्षांश को हम लोग नाम देते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको, कर्क रेखा। ठीक, और इसके भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अब 23.5 डिग्री उत्तर हो गया, 23.5 डिग्री दक्षिण हो गया। अब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग उत्तरी ध्रुव वृत्त कह देते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम लोग कह देते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम लोग कह देते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कह देते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कह देते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और उसके बाद जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, 2 तरह की रेखा खींची जाती है। ठीक, एक समांतर रेखा खींची जाती है। ठीक, ये समांतर रेखा खींची जाती है। ठीक, तो ये हो गया क्या, अक्षांश रेखा। और दूसरी अभी हम लोगों को पढ़ना है जो कि क्या है, देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा में हम लोग क्या पढ़े, एक 0 डिग्री क्या होता है, अक्षांश होता है।
ठीक। और इसके ऊपर जो है 90 अक्षांश होते हैं और नीचे में क्या होते हैं, 90 अक्षांश होते हैं। ऊपरी वाला जो अक्षांश है जो ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे उनको उत्तरी अक्षांश कहेंगे और दक्षिण में जितने अक्षांश है उसको दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। अब 2-3 जो अक्षांश है वो मेन है, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उसको कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उसको कहते हैं मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग या तो उत्तरी ध्रुव वृत्त कह दें या आर्कटिक वृत्त कह दें, ठीक, या आर्कटिक रेखा कह दें। उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कह दें या फिर क्या कह दें हम लोग, अंटार्कटिक वृत्त कह दें या फिर अंटार्कटिक रेखा कह दें। चीज़ें इतना क्लियर हुई, इतना चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ से कटिबंध है। अब अक्षांश से किस चीज़ का निर्धारण होता है, ठीक, तो अक्षांश से निर्धारण होता है तापमान का, अक्षांश से निर्धारण होता है तापमान का, ठीक। इस 0 डिग्री अक्षांश से जितना आप उत्तर जाएंगे या फिर जितना आप दक्षिण जाएंगे तापमान क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक, तापमान क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है इस क्षेत्र को, पृथ्वी के क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में हम लोग बांट देते हैं, 3 कटिबंधों में बांट देते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण, इतने दूरी के क्षेत्र को हम लोग कह देते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इतने क्षेत्र को हम लोग क्या कह देते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक, गर्मी क्या होती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसको हम लोग कह देते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के भाग को हम लोग कह देते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक, क्या कह देते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर वाले भाग में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण वाले भाग में दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और उसके बाद कह देते हैं, उसके बाद के भाग को हम लोग कह देते हैं शीत कटिबंध, ठीक। 66.5 डिग्री से ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कह देते हैं, 66.5 से 90 डिग्री वाले भाग को हम लोग कह देते हैं शीत कटिबंध, ठीक। तो यहाँ से क्या क्या क्लियर हुई, कटिबंध क्लियर हो गया होगा। यहाँ से 0 डिग्री से 23.5 डिग्री क्या कहलाएगा, हमारा उष्ण कटिबंध कहलाएगा। 0 से 23.5 डिग्री उष्ण कटिबंध, 0 से 23.5 डिग्री उष्ण कटिबंध, ठीक। उसके बाद 23.5 से 66 डिग्री, 23.5 से 66.5 डिग्री क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। और 66.5 से लेकर के और 90 डिग्री तक हमारा क्या हो गया, शीत कटिबंध हो गया, ठीक, शीत कटिबंध हो गया, ठीक। तो ये सारा है जो भी डाटा है सो। तो अभी तक हम लोग क्या समझ चुके हैं, अक्षांश के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसके ऊपर में 90 अक्षांश होता है, इसके दक्षिण में 90 अक्षांश होता है। विषुवत रेखा के ऊपरी वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाले जो अक्षांश होते हैं उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, नीचे वाले अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। चीज़ें क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पे, वही विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव मतलब 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को, दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक। इसके अतिरिक्त जो है 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, जो कि वही कर्क रेखा, मकर रेखा और फिर क्या है, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कह देते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त और 66.5 डिग्री उत्तर में जो अक्षांश है उसको कह देते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश है उसको कह देते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब
कर्क रेखा से एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन हैं? तो पहला गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद दूसरा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ जाएं, अब वही कटिबंध के बारे में है और इधर बतलाया गया है। चूंकि विषुवत रेखा पे क्या है, विषुवत रेखा पे जो है सूर्य की किरण क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। विषुवत रेखा पे सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, इसलिए क्या होता है वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और जैसे जैसे ही हम लोग विषुवत रेखा से ऊपर चले जाते हैं या फिर नीचे चले जाते हैं, क्या होती है? सूर्य की किरण तिरछी पड़ती चली जाती है। और चूंकि सूर्य की किरण तिरछी पड़ती चली जाती है तो क्या होती है कि तापमान घटता चला जाता है। बस यही है। अब पृथ्वी पर तापमान के क्या है? कटिबंध, वही उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और फिर क्या है हमारा शीत कटिबंध। बस इतना ही है, इसको तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक, शीत कटिबंध ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में। ठीक, अब किसी स्थान की स्थिति बतलाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त हमें जो है आवश्यकता पड़ती है किसकी? देशांतर की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी स्थिति, सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। सिंपल सा बात क्या है कि पृथ्वी क्या है, ये रहा। ठीक, अब 20 डिग्री जो है दक्षिण में, 20 डिग्री दक्षिण में हिंद महासागर में बात करें तो कौन सा है? मॉरिशस द्वीप। और अगर प्रशांत महासागर में बात करें तो टोंगा द्वीप है। तो दोनों के दोनों क्या हैं? 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश में है। तो इससे क्या, इससे तो कोई मतलब पता ही नहीं चल पाया कि आखिर उसकी सही स्थिति क्या है। तो हमें एक ऐसी स्थिति चाहिए जो हमारा क्या कर सके कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के पूरब है या फिर पश्चिम है, सो बतलाने के लिए एक रेखा चाहिए। ठीक, ये एक मेन रेखा रहेगा, ठीक, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाएगी। अब इससे पूरब है या फिर पश्चिम है, ये अगर जानकारी पता चल गई तब हमें एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग जान सकते हैं। अब अगर इसके पूरब में रहेगी तो कितनी दूरी पर रहेगी, तो उसको भी फिर हम लोग डिग्री में मापेंगे। फिर इसके पश्चिम में अगर रहेगी तो इसको भी हम लोग डिग्री में मापेंगे और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पूर्वी और इसके लिए यूज करेंगे पश्चिमी। ठीक, तो इसमें भी 0 डिग्री क्या होगा? हमारा एक देशांतर होगा। ठीक, 0 डिग्री क्या होगा? देशांतर होगा। और 0 डिग्री के पूरब जितना होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री के पश्चिम में जितना हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। देशांतरों की कुल संख्या होती है 360। देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है? 360। ठीक, चूंकि वृत्त पर कितना बनता है कोण? 1 2 3 4 अगर करें 1 डिग्री तो पूरा क्लॉकवाइज अगर घूम जाए या मतलब सर्कुलर पाथ पे यानी वृत्ताकार पथ पे अगर हम लोग घूमें तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। और इसलिए क्या होता है कि 360 हमारे पृथ्वी पर मतलब ग्लोब पर देशांतर खींचे गए हैं। कितने खींचे गए हैं? 360 देशांतर खींचे गए हैं। ठीक, तो 360 देशांतर खींचे गए हैं। तो क्या होता है? ये 0 डिग्री हुआ। इससे पूर्व 180 तक जाएगा, यानी कि जो इसके पीछे जो होगा देशांतर 180 वाला वो ले करके 180 देशांतर हो जाएगा। फिर वहां से गिनती स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा? 180 देशांतर। तो 180
पूरब में देशांतर, 180 पश्चिम में देशांतर। ठीक, और इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, फिर अंतर्राष्ट्रीय याम्योत्तर रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय याम्योत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड के लंदन से होकर के गुजरती है। अब यहाँ से देशांतर रेखा का काम क्या है फिर? देशांतर रेखा का काम क्या है फिर? तो देशांतर रेखा एक तो एग्जैक्ट लोकेशन बतलाने के लिए इसका यूज होता ही है। दूसरा यूज क्या है? तो दूसरा यूज है समय के निर्धारण के लिए, समय के निर्धारण के लिए। जैसे अक्षांश जो था वो तापमान के निर्धारण के लिए था, तो देशांतर जो है किसका निर्धारण करता है? समय का निर्धारण करता है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे सूर्य है और ये पृथ्वी क्या है? चक्कर काट रही है। तो सूर्य है, पृथ्वी है, अब घूम रहा है किधर? पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है। तो जैसे जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती जाएगी वैसे वैसे दिन होते जाएगा और उसके अनुसार समय क्या होगा? हमारा शुरू होगा। तो देशांतर जो होता है वो क्या काम करता है? समय का निर्धारण करता है। अब पृथ्वी पे चारों तरफ कितने देशांतर? 360 देशांतर। ठीक है, 360 देशांतर। अब इन 360 देशांतर को पूरा घूमने, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 24 घंटे। तो 24 घंटे में जो है, 24 घंटे में पृथ्वी जो है कितना देशांतर पार की? 360 देशांतर। ठीक है, तो इसलिए 1 घंटे में अगर पूछे कि कितना देशांतर पार करेगी तो 360 अब बट्टे में 24 काट दें, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 हो गया और 2 एकाएँ 2 आई 15। तो 15 डिग्री देशांतर जो है 1 घंटे में क्या करेगी? पार करेगी। 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे में क्या होगी? पृथ्वी घूम जाएगी। अब इसका निर्धारण समय से कैसे होता है सो हम लोग देखते हैं। 1 घंटे में कितनी घूमी है? 15 डिग्री घूमी है। अच्छा, इसको अब मिनट में निकाल लेते हैं। ठीक, तो 15 डिग्री घूमने के लिए कितना है? 15 डिग्री घूमने के लिए कितना लेता है समय? 1 घंटा। ठीक, 1 घंटा समय लेता है। ठीक, अब इस 1 घंटे को हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट में। 60 मिनट में अगर यहाँ से पूछे कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा तो 60 मिनट अब बट्टे में 15 तो कितना हो जाएगा? 4 मिनट आ जाएगा आंसर। ठीक, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 4 मिनट। इस चीज को याद रखना है। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 4 मिनट का। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 4 मिनट का। अब अगर हम बतला देते हैं इससे, मान लिया जाए कि क्वेश्चन ये पूछ दे कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में अगर मान लीजिए समय हुआ है अभी 6 बज के या मान लीजिए 6 बजा है, तो अगर पूछे कि बतलाओ अभी पूर्वी देशांतर में 6 बजा है तो बतलाओ 8 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना समय हो रहा होगा? 8 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना समय हो रहा होगा? तो देशांतर का कितना अंतर है इसके बीच में? तो 7 का अंतर है। कितना का अंतर है? 7 का अंतर है। 7 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री पार करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। ठीक, तो 7 डिग्री पार करने में 7 से गुना हो जाएगा तो 7 चौक 28 मिनट। ठीक है, तो वहां पे कितना हो, चूंकि 8 डिग्री है पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर तो पार कर चुका होगा तो समय क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे 6 बज रहा है तो वहाँ 6 बज करके क्या हो रहा होगा? 28 मिनट हो रहा होगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? इसका समय का निर्धारण करते हैं। एक अलग क्लास में 3-4 क्वेश्चन लेकर के इसका प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है
कि बतलाइए कि यहाँ पर जो है इतना अक्षांश है और सॉरी देशांतर है, यहाँ पे इतना बज रहा है, तो फिर बतलाइए कि इतना अक्षांश पे अभी समय क्या हो रहा होगा। ठीक, या फिर समय दे देगा और पूछेगा कि यहाँ की देशांतरीय स्थिति बतलाइए। इससे तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर वही चीज़ है कि इसको भी जो है अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को फिर मिनट में और मिनट को फिर सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त और उनके बीच की दूरी ध्रुवों पर बढ़ने के साथ क्या होती है, घटती जाती है। अच्छा हाँ, ये पॉइंट छूट गया था। जैसे कि देशांतर रेखा है तो सबसे ज़्यादा दो देशांतर के बीच सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पे। और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होगी, घटती चली जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे बतला रहा है। आगे क्या है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है, घटती जाती है। और ध्रुवों पर पूरे के पूरे ध्रुव पर जब चला जाएगा तो वहाँ पे तो एक पॉइंट है तो वहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ध्रुवों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, तो ध्रुवों पर दो देशांतरों के बीच की दूरी शून्य होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं तो दो देशांतर के बीच की दूरी घटती है या फिर बढ़ती है, हम लोग क्या कहेंगे, घटती है। ठीक, इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे जैसे हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ेगी या घटेगी, तो विषुवत रेखा की तरफ आ रहे हैं तो देशांतर की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर लंबाई समान होती है। ठीक है, लंबाई, अच्छा हाँ, ये जो लंबाई है सभी अक्षांश रेखाओं की क्या होगी, बराबर होगी। समांतर नहीं होगी, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होंगी, लेकिन क्या होगी कि ये जो लंबाई है लंबाई में, ठीक, ये क्या होगी बराबर होगी। आगे सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर क्या की जाएगी, गिनती शुरू की जाएगी। तो इस याम्योत्तर को नाम दिया गया प्रमुख याम्योत्तर या प्रधान याम्योत्तर रेखा, जिसको 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। यहाँ से 180 जो है पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ क्या है, देशांतर। ठीक, 180 पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ देशांतर है। अब प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर के पृथ्वी को दो समान भागों या पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में क्या करती है, बांटती है। यानी कि इस रेखा से लेकर के और इसके पीछे 180 जहां पहुंचेगा वहां से लेकर के पृथ्वी को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, गोलार्धों में। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। आगे इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे के लिए जो है पूर्व के लिए पूर्व का इस्तेमाल करते हैं और पश्चिम के लिए जो है अक्षर प का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री भी पूर्व उधरे जाएगा यहाँ पे इस रेखा पे, और 180 डिग्री जो है पश्चिम भी इसी रेखा पे जाएगा। ठीक, तो ये एक है, दे दिया कि जानना रोचक है, ये तो इतना भी कॉमन सेंस तो आ ही सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के बीच ग्रिडों को देखना है। ठीक, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए कि हमको यहाँ की जानकारी पता करनी है, तो हम लोग यहाँ से ऐसे लाइन खिंचा रहा है, ये अक्षांश खिंचा रहा है, तो अच्छा 1 2 3 4 मान लीजिए कि ये आ गया, मान लीजिए कि ये 20 डिग्री अक्षांश है। ठीक, और फिर ऊपर से नीचे भी लाइन खिंचा रहा है। ठीक, ये मान लीजिए 0 डिग्री था और ये पूर्व में आ रहे हैं, तो मान लीजिए ये आ गया 38 डिग्री पूर्वी अक्षांश।
पूर्वी देशांतर, 38 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अगर इस पॉइंट का कहेगा कि स्थिति बतलाओ, तो हम लोग कह देंगे कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 38 डिग्री पूर्वी देशांतर इसकी क्या है, स्थिति है। बस सिंपल। अब जैसे कि असम में है धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक, तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इधर से जाएंगे 26 डिग्री और फिर 0 डिग्री से इधर से आएंगे 90 डिग्री और जहाँ पे आएंगे वो हमारा क्या होगा, असम का धुबरी हो जाएगा, असम का धुबरी स्थान हो जाएगा। ठीक, अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है और ये बिंदु क्या हो जाएगा, धुबरी का सही स्थिति हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ जाएं। अब क्या है, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है। इससे वाला जो ग्राफ का कॉपी होता है वो वाला रेखा का यूज कर रहा है करने के लिए। ठीक, आगे इसमें 1 2 3 4 लिखना है, क ख ग घ अंग लिखना है। ठीक, और उसके बाद जो है किसी भी पॉइंट का आप स्थिति आराम से बतला सकते हैं। बस इतना ही है। चलिए, अब है यहाँ पर देशांतर और समय, वही चीज जो हम लोग बात कर चुके हैं, सेम टू सेम वही चीज होगा। ठीक, कि समय मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण के लिए सबसे अच्छा क्या है, साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होती है, सबसे लंबी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि हमारी सबसे छोटी छाया कब बनती है, तो दोपहर के समय बनती है। हमारी लंबी छाया कब बनती है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बनती है। आगे, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यौमियोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यौमियोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। ठीक, यानी कि ये ठीक, अगर यहाँ पे सूर्य की किरण पड़ रही है, यहाँ पे सूर्य की किरण पड़ रही है, यानी कि सबसे ऊंचा बिंदु होगा दोपहर जब इस समय होगा, तो इस पूरे लाइन के लिए, इस पूरे रेखा के लिए क्या होगा, वो समय पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, दोपहर होगा। चाहे यहाँ के लिए बात करें या फिर यहाँ के लिए या फिर यहाँ के लिए, सबके लिए क्या हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा। अब आगे है, चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः हुए स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे है। उनका समय क्या है, ग्रीनविच समय से आगे है, और जो पश्चिम में है उसका समय क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। जो पश्चिम में है वो क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ठीक, अब आगे समय अंतराल की दर गणना विधि से निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। जैसे कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब, ग्रीनविच से किधर है, पूरब। ठीक, तो पूरब आ रहे हैं तो इधर टाइम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि पूरब की तरफ जब ये आए तो क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो 15 डिग्री कह रहा है, क्या कह रहा है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री तो 15 गुने 4, 1 मिनट में क्या हो जाता है, 1 मिनट में क्या हो जाता है, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो 15 डिग्री में क्या हो जाएगा, 15 गुने 4 यानी कि 60 मिनट, यानी 1 घंटा। तो अगर ग्रीनविच में क्या बज रहा है, 12 बज रहा है, तो इससे पूरब यानी कि पूरब जो है 15 डिग्री पूरब में स्थित अगर जो समय होगा, जो स्थान होगा, वहाँ पे 1 घंटा प्लस में हो रहा होगा, यानी कि दोपहर का क्या बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। ठीक, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री अगर पश्चिम पे जाएंगे तो वहाँ एक क्या हो जाएगा, वहाँ घट जाएगा। ठीक है, यानी वहाँ क्या हो जाएगा, सुबह के 11 बज रहे होंगे।
ठीक, यानी ग्रीनविच समय से क्या होगा, 1 घंटा पहले होगा। यानी पश्चिम की तरफ अगर हमको जाना है, अगर हमको 2 देशांतर दे दिया है तो हम देखेंगे कि हमको उस देशांतर से पश्चिम जाना है या पूर्व जाना है। उसके बीच में जो गैप रहेगा डिग्री का, वो डिग्री के अनुसार हम समय निकाल लेंगे। ठीक, कि कितना घंटा आगे करना है, कितना घंटा पीछे करना है। ठीक, और उसके बाद अगर पश्चिम जाना है तो क्या करेंगे, टाइम घटा देंगे, और अगर पूर्व जाना है तो टाइम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बस इतना सिंपल सा करना है। जैसे कि अगर हमको एक एग्जांपल लेके समझ ही लेते हैं। जैसे कि अगर हमको मान लीजिए दे दिया कि 30 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में अभी बज रहा है कितना, सुबह के 6 बज रहा है। सुबह के क्या बज रहा है, 6। तो बतलाओ कि मान लेते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री पूर्वी, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बज रहा होगा, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बज रहा होगा। तो अभी हम जो है, अभी हमको किधर जाना है, पूरब जाना है। किधर जाना है, पूरब जाना है। अब इस स्थिति में हमको पूरब जाना है, क्योंकि 0 डिग्री से बढ़ रहे हैं आगे, 0 डिग्री से पहले 30 डिग्री, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री और 30 डिग्री से भी हम किधर जाए, सबसे पहले तो इसका समय निकाल लेते हैं। अंतर कितना है, 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 15 गुने 4 बराबर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। और अब देखेंगे कि हमको पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है। तो किधर जाना पड़ेगा, हमको पूरब जाना पड़ेगा, क्योंकि 30 डिग्री से भी आगे बढ़ेंगे पूरब की ओर, तब तो मिलेगा हमको 45 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर के लिए जाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, पूरब की ओर। तो पूरब की ओर जाना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 6 में 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7। तो जिस समय 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 6 बज रहे होंगे, उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसी में। मान लीजिए यही कहा कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में, अभी यही है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में जो है समय हो रहा है सुबह के 6 बज रहा है। सुबह के कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। और पूछा किधर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बज रहा होगा। तो अंतर कितना है, 15 डिग्री का अंतर है। तो सिंपल 15 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 15 चौके 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा। अब 30 डिग्री से 15 डिग्री जाना है, 30 डिग्री से किधर जाना है, 15 डिग्री। तो हम पूर्व की तरफ जाएंगे पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा, तो घटा देंगे समय। ठीक, तो इधर 6 बज रहा है, तो 1 घंटा घटाइए, 1 घंटा घटा दिए तो हो जाएगा कितना, 5 बज रहा होगा। सिंपल सा लॉजिक आया समझ में। चलिए आगे बढ़ें। अब वही कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक, इसी प्रकार ग्रीनविच में दोपहर में 12 बज रहे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा, मध्यरात्रि होगा। बस यही सब है। अब क्या है, किसी भी स्थान में जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तब उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। ठीक, उस समय क्या बजते हैं, 12, दोपहर के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान की स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि किसी देशांतरीय यामियोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है, समान होता है, देशांतरीय यामियोत्तर पर। ठीक है, आगे अब क्या है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यामियोत्तर यानी कि अलग अलग देशांतर के बीच जो है स्थानीय समय का क्या होता है, अंतर होता है। अब मान लीजिए जैसे भारत है, ठीक, तो भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच लगभग 30 डिग्री का क्या है, अंतर है। इस भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच जो अंतर है कितना है, लगभग कितना है, 30 डिग्री का अंतर है। अब 30 डिग्री का अंतर है तो अंतर कितना, 30 डिग्री का अंतर है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 6 बज रहा है सुबह में, तो यहाँ कितना बज रहा होगा, चूंकि पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो कितना बज रहा होगा, 4 ही बज रहा होगा। ठीक, तो 2 घंटे का अंतर है,
ठीक, 2 घंटे का, तो पूरे देश में एक समय बना रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देश के किसी भी देश के बीचों बीच क्या कर देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। किसी भी देश के बीचों बीच क्या कर देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, और उसी के मानक समय को पूरा देश क्या करता है, मानता है। ठीक, अब वही होगा, उदाहरण के लिए भारत का उदाहरण ले लिया होगा, दिखाया होगा। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के बीच, वही रेलगाड़ी है डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय 1 घंटा 45 मिनट का अंतर, मतलब गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ का जो है स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का क्या होता है, अंतर होता है। यहाँ पे असम हुआ, यहाँ पे, और यहाँ पे हुआ गुजरात में आपका द्वारका। ठीक, गुजरात के द्वारका, तो इसके बीच जो अंतर आएगा वो आएगा कितना, 1 घंटा 45 मिनट का आएगा। अब समय भी दे देगा, ठीक है, कि 1 घंटा 45 मिनट। अब अच्छा, यहाँ से बतला सकते हैं कि कितना इसमें अंतर आएगा, मतलब कितना डिग्री देशांतर का अंतर आएगा, तो कितना है, 1 घंटा 45 मिनट है, तो 1 घंटा का तो 15 डिग्री का अंतर हो जाएगा, फिर क्या है 45 मिनट। ठीक, तो 45 अभागा कितना 4, काटिए 11 दशमलव में कुछ आ जाएगा, तो 15 और 11 कितना हो जाएगा 26 डिग्री और कुछ मिनट क्या हो जाएगा, इन दोनों यानी कि गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में देशांतरीय अंतर आ जाएगा। ठीक, तो समय दे दे तो आप देशांतर में बदल सकते हैं, और देशांतर दे दे तो आप समय में बदल सकते हैं आराम से। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब क्या है कि अब भारत में जो है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या माना जाता है, मानक यम्योत्तर माना जाता है। किसके लिए, भारत का। ठीक, यम्योत्तर क्या होता है, स्थानीय समय, पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, इसे भारतीय मानक समय कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि भारत का स्थानीय या फिर भारत का मानक समय रेखा, मतलब मानक समय क्या है। ठीक, तो क्या कहेंगे, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग मानक यम्योत्तर रेखा मानते हैं, या फिर मानक समय रेखा मानते हैं। कितना को, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को। अब पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये किस किस राज्य से होकर के गुजरता है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश, ठीक, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन राज्यों से होकर के क्या होता है, ये गुजरता है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा कट कर दे। चलिए, अब वही है, कबीर भोपाल के निकट जो है, मतलब क्रिकेट मैच का एक एग्जाम्पल है कि लंदन में जो है 2 बजे अपराह्न में, यानी कि 2 PM में क्या हो रहा है, शुरू हो रहा होगा, लेकिन शाम में क्या हो जाएगा, भारत में वो समय कितना हो रहा होगा, 7:30 बजे शाम के हो रहा होगा। ठीक है, भारत जो है ग्रीन बीच के पूर्व में 82.82 डिग्री पर स्थित है। ठीक, यानी 0 डिग्री से कितना दूर है, 82.5 डिग्री। ठीक, कितना दूर है, 82.5 डिग्री। इसलिए जब इसका निकालिएगा समय तो आ जाएगा 5.5 घंटा का लगभग अंतर आ जाएगा, 5.5 घंटा का अंतर आ जाएगा, वो भी क्या, प्लस में, क्योंकि हम लोग क्या हैं, ग्रीन बीच समय से पूरब में है। ठीक, तो ग्रीन बीच से पूरब में है, तो हम लोगों का प्लस में आ जाएगा, प्लस में 5.5। इसलिए आप लोग मानक समय रेखा जब टाइम सेट करते होंगे मोबाइल में, तो वहाँ लिखता होगा प्लस 5:30, और दिल्ली, कोलकाता और क्या चेन्नई वगैरह जो है वो आ जाता है। चलिए आगे बढ़ें, बस वही है। अब रूस में 11 मानक समय को अपना, अब चूंकि क्या है, रूस क्या है, बहुत बड़ा देश है, तो वहाँ पे 11 मानक समय को अपनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी को रोज 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक का क्या होता है, क्षेत्र को घेर लेता है। ठीक, सिंपल में इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एक पढ़े हैं अक्षांश रेखा के बारे में, ठीक, और दूसरा पढ़े हैं देशांतर रेखा के बारे में। ठीक, अक्षांश रेखा से क्या क्या पढ़े हैं, उत्तरी जो 0 डिग्री अक्षांश है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है,
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरीके से देशांतर भी 0 डिग्री जो देशांतर है, ठीक, 0 डिग्री देशांतर, वो भी 0 डिग्री देशांतर और प्लस में 180 डिग्री देशांतर, दोनों मिलकर के पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। यानी कि अक्षांश ये ऐसे बांटे तो अक्षांशीय जो होगा सो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से देशांतर भी 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये पढ़े हैं। उसके बाद क्या पढ़े कि जो अक्षांश होता है वो ध्रुव के तरफ, यानी कि ध्रुव तक 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के और ध्रुव तक 90 अक्षांश होते हैं और फिर दक्षिण में 90 अक्षांश होते हैं। फिर उसी तरीके से देशांतर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी और उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। अब क्या है, पृथ्वी का सही आकार क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, तो 23.5 डिग्री पूर्वी, 23.5 डिग्री सॉरी पूर्वी कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, तो सिंपल बतला सकते हैं, ठीक। समांतर रेखाएं और फिर ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ठीक। मतलब किसी भी जगह की स्थिति को दर्शाने के लिए हम 2 काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक समांतर रेखाओं को हम लोग क्या कह देते हैं, अक्षांश रेखा, और जो क्षैतिज रेखा है, ठीक, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जो मतलब वर्टिकल जो लाइन है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, देशांतर रेखा कह देते हैं। बस आगे क्या है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, सिंपल। आगे बढ़े, जब भारत में समय 5:30 बजे, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, देशांतरीय अंतर के कारण, ठीक, देशांतरीय अंतर के कारण, क्योंकि अंतर कितना है, 82.5 डिग्री का है, और जब इसको हम लोग समय में बदलेंगे तो 5.5 घंटा का क्या आएगा, गैप आएगा, ठीक। आगे और क्वेश्चन है क्या, चलिए, क्या है, प्रमुख याम्योत्तर रेखा क्या है, ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री और ऑप्शन सी है क्या, 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख याम्योत्तर या प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, जो कि कहाँ है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाएगा, तो दोनों ध्रुवों के बीच पाया जाएगा, ठीक, यानी दोनों ध्रुवों के निकट पाया जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर ए है 360, ऑप्शन नंबर बी 180 और ऑप्शन नंबर सी है 90, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 360। आगे, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, सिंपल। जब दक्षिणी ध्रुव कह रहा है, ठीक, तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड क्या है, ये जो है, ये जो है ये हुआ ग्रिड, ठीक। पृथ्वी पे जो ये ग्लोब पे जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक। तो ग्रिड किसका है, काल्पनिक जाल, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, अक्षांश समांतर रेखा एवं देशांतरीय याम्योत्तर का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तो मात्र क्या है, एक अक्षांश को दर्शाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव और नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा क्या सही आंसर। आगे बढ़ जाएं, मकर रेखा डैश पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, ठीक। उसके बाद भारत का मानक याम्योत्तर है, भारत का पूछ रहा है, अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो 0 डिग्री, लेकिन अगर भारत का पूछेगा तो कितना कहेंगे, 82.5 डिग्री, ठीक, 82.5 डिग्री या फिर 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक। उसके बाद 0 डिग्री याम्योत्तर का डैश के नाम से जाना जाता है, प्रधान याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है, ठीक।
आगे क्या है, देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ जाते हैं तब घटती जाती है, तो ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो घटती जाती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त कह रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन भी हो गया। जो भी चीज़ें बुक में थी आई होप कि वो समझ में आई होगी।